हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही ना आप सबको? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो यस, स्वागत आप सबका दोस्तों। आज की हमारी क्लास में सेक्शन 7 हम कर रहे थे। सेक्शन 3 एक तो हमने कर लिया, 3A हमने कर लिया। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दिस वी वर डूइंग। ठीक है दोस्तों। सो यस, सेक्शन 7 में हमने देखा कि सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन और क्रिएशन शब्द में दोनों में अंतर है और उसका मतलब हमने समझ लिया। उसके बाद हमने देखा कि इनकॉर्पोरेशन जो है कम से कम उतने लोगों द्वारा अप्लाई होना चाहिए जितने लोग यहां पर एप्लीकेंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं कंपनियों के अंदर। इनकॉर्पोरेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म यूज होता है वो है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म हमने लिखी थी, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। हमने प्रोसेस लिखा कि स्पाइस प्लस ऑनलाइन भरा जाता है, फिर उसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद फिर हम वहां पर अपलोड करते हैं डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद। जब आप फॉर्म जमा करते हो तो उसके साथ ये वाली अटैचमेंट्स भी सबमिट करते हो। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 8 से आज की क्लास शुरू होती है। पॉइंट नंबर 8 पर आइए आप सब लोग। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 लिखते समय एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा, पिछली क्लास में जो आपने लिस्ट लिखी थी अटैचमेंट्स की, यहां पर एक आईडी प्रूफ लिखा था और एक एड्रेस प्रूफ लिखा था। तो आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में क्या जमा होता है, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में क्या सबमिट कर सकते हैं आप, वो जरा हमें यहां पर लिखना है। पॉइंट नंबर 8 में लिखिए,
आइडेंटिटी प्रूफ कैन बी any of the following document, can be any of the following document. आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से कागज चलते हैं? पहला वोटर आईडी कार्ड, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा पासपोर्ट। इन तीन में से कोई एक कागज माना जाता है कि ये आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई आधार नहीं और कोई पेन नहीं। सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको कि ना यहां पर आधार है ना यहां पर पेन है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ये सच है। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड एंड एड्रेस, बिजली का बिल। हाँ जी पलक जी, जी दोस्तों क्लियर हो गई बात। अब पॉइंट नंबर 9 लिखिए। एड्रेस प्रूफ कैन बी any of the following. Address proof can be any of the following. पहला यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन। और दूसरा जो एड्रेस प्रूफ में माना जाता है वो है बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक चेक करते रहिएगा दोस्तों, बीच में कभी भी आवाज गायब हो। वी हैव सेट अप अ डिफरेंट माइक टुडे। कल ऑडिट की क्लास में बीच बीच में कभी आवाज चली गई थी, कभी पिक्चर, तो ऐसी अटकन दोबारा ना आए इसलिए माइक बदला गया है। तो भाई हमने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जो कागज जमा करना है स्पाइस प्लस के साथ, वो ये कागज है। यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट में से कोई भी चीज एड्रेस प्रूफ के रूप में जमा करी जा सकती है। यहां पर क्लियर हो गई जी बात। पॉइंट नंबर 10, if everything is verified and found correct, if everything is verified and found correct, अगर सब कुछ सही निकला, if everything is verified and found correct, किसी में कोई गड़बड़ नहीं निकली, तो फिर क्या करें बताइए? if everything is verified and found correct, comma, registrar will issue certificate of incorporation, whose format is INC 11 करके फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है। करण भाई कोई बात नहीं, लिख लेंगे 8वां पॉइंट। आप 10th लिखो। इफ एवरीथिंग इज वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट, रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
whose format is INC 11, जिसका फॉर्मेट INC 11 है. If everything is verified and found correct, registrar will issue certificate of incorporation whose format is INC 11. क्लियर हो गया जी पॉइंट? ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 11. INC 11 is an evidence that company has taken birth. That company has taken birth. INC 11 इस बात का सबूत है कि कंपनी का जन्म हो चुका है. INC 11 is an evidence that company has taken birth. This certificate contains a 21-digit registration number of company, 21-digit registration number of company which is also called corporate identity number. Which is also called corporate identity number. हाँ जी दोस्तों, तो INC 11 एक इस सबूत है इस बात का कि कंपनी का जन्म हो चुका है. भाई अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, इसका अर्थ यही है ना कि जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया इसका मतलब कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो बधाई हो, हमारी कंपनी खुल गई. कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उस पर 21 अंकों का 21 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 12 लिखिए. Corporate identity number has following structure. Corporate identity number has following structure. मैं किसी कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अभी आपको दिखा दूंगा. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर. अब जैसे 21 अंक बनते हैं ना, तो उसका एक पैटर्न है अपना कि शुरू के अंक ये वाली चीज के होंगे, फिर ये वाले अंक इस चीज के होंगे. ठीक है, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखते तुम पहचान सकते हो कि ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट, ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड, ये कंपनी उत्तर प्रदेश में खुली है या महाराष्ट्र में खुली है, ये कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, ये कंपनी कितनी पुरानी है. आप यकीन मानिए अगर आपको किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाए तो बहुत इतिहास आप उस कंपनी का समझ सकते हैं. चलिए, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. लिखिएगा पार्ट 1. L और U. L for listed company, U for unlisted company. ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखा. सबसे पहला लेटर कंपनी के रजिस्ट्रेशन, जतिन कह रहे हैं अल्फा न्यूमरिक होता है. अल्फा न्यूमरिक, हाँ अल्फा न्यूमरिक होता है,
लेकिन उसे कहते नंबर ही है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, भले ही उसमें अक्षर जुड़े हुए हो। तो पहला जो पार्ट है, जो पहला अंक है, जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, जो पहला कैरेक्टर है, वो या तो एल होगा या यू, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपकी कंपनी अगर शेयर बाजार में अपने शेयर बेचती है तो आपके नाम के पहले एल लगा होगा, नंबर के पहले, और अगर आपकी कंपनी ओपन मार्केट में शेयर नहीं बेचती तो फिर यू लगा होगा। पहला हिस्सा ये है। क्लियर हो गई जी बात। पार्ट 2, पार्ट 2, 5 न्यूमेरिक डिजिट्स ऑफ इंडस्ट्री कोड। हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ में एक अलग 5 अंकों का कोड असाइन करा गया है। भाई आप टेक्सटाइल में हैं, पेपर में हैं, स्टील में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, टेलीकॉम में हैं, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री के लिए एक विशेष कोड 5 अंकों का असाइन रहा होगा। तो वो 5 न्यूमेरिक डिजिट्स दूसरा हिस्सा होता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ स्टेट कोड। 2 कैरेक्टर होते हैं राज्य का कोड। अगर आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो डीएल, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो यूपी, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो एमएच, इसी प्रकार से हर राज्य के 2-2 लेटर्स का कोड होता है। वैभव कह रहे हैं कंपनी ओपन होने से पहले लिस्टेड और अनलिस्टेड कैसे हो सकती है। हाँ वैभव, तो कंपनी जैसे तुम्हारी आज खुली तो तुम बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, अनलिस्टेड। आज हमारी कंपनी ओपन मार्केट में शेयर नहीं बेच रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो आज नई नई खुली है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी के पहला अक्षर क्या होगा, यू। ठीक है। अदर लॉ की क्लास स्वाति जी, यस होगा होगा। पॉइंट नंबर 9 वो तो अब हो गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, 2 कैरेक्टर हमारे स्टेट के कोड के हो गए। ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 4 लिखिए, 4 डिजिट्स ऑफ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चार डिजिट ऑफ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां से आपको पता चल सकता है कि कंपनी 2020 में खुली, 21 में खुली या 1990 में खुली। 4 अंक ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर लिखेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। क्या आसानी रहेगी पहचानने की, कि कोई कंपनी कह रही है जी हम तो 25 साल से हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी 2 साल पुराना ही है, तो आप उससे कह पाएंगे जरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखा, हमें पता चल जाएगा तो कितनी पुरानी कंपनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा ईयर। ठीक है, अगला पार्ट 5, पार्ट 5 लिखिए, 3 कैरेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। Depending upon nature of company. Depending upon nature of company. For example, अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीटीसी अक्षर होंगे, अगर पब्लिक कंपनी है तो पीएलसी, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो ओपीसी। नंदिनी पूछ रही है इंडस्ट्री कोड क्या होता है। अच्छा बता दो। इंडस्ट्री कोड 5 अंक हैं, 5 डिजिट्स हैं,
जो हर इंडस्ट्री को एक कोड दिया गया है। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो जितनी भी कंपनियां गारमेंट में का बिजनेस करती हैं उन सबका इंडस्ट्री कोड सेम होगा। सारी स्टील की कंपनियों का इंडस्ट्री कोड सेम होगा। तो इससे ये पहचान लग जाती है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। अच्छा विजय भाई, ऐसे तो 21 पार्ट तक जाएगा। हाँ तो 21 तक तो आ गया, पार्ट 5 तक तो आ गए। अच्छा आप ये वाले 21 समझ रहे होगे। चलो भाई, पार्ट 5 समझ आ गया। अब आ गया पार्ट 6। अब गिन के बताओ कितनी डिजिट बची। अब आप गिन लीजिए, 6 डिजिट बची होंगी। 6 डिजिट देखो भाई, 1 और 5 6, 7 8, 4 12, 3 15 और अब बचे केवल 6 डिजिट। 6 डिजिट 6 digits is the registration number in the serial order। सीरियल ऑर्डर मतलब भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती रहती होगी ना फॉर्म्स की। तो जैसे एक कंपनी अभी खुली, अभी कितना मॉर्निंग का टाइम है, 6:21 है, तो 6:21 पर एक कंपनी खुली होगी, सिस्टम प्रोसेस कर रहा होगा। 6:22 पर एक कंपनी खुली, 6:23 पर एक कंपनी खुली। भाई बहुत सारे हजारों एप्लीकेशंस अप्लाइड होंगी, प्रोसेस में होंगी, तो सिस्टम उन्हें अप्रूव करता चला जाएगा। तो जो बाद में रजिस्टर होती चली जाएगी, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर एक एक डिजिट बढ़ता चला जाएगा ना। किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर 2930 है, 293000, 293001, ऐसे सीरियल नंबर में आ जाएगा। सौरभ गुप्ता कह रहे हैं 6 डिजिट रिमेनिंग। हाँ, करण पूछ रहे हैं सीआईएन दो कंपनी का सेम भी हो सकता है। नहीं दोस्तों, दो कंपनियों का सीआईएन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी के जो 6 डिजिट है वो पक्का अलग होते हैं हर कंपनी के। लास्ट के 6 डिजिट हर कंपनी के गारंटीड अलग होते हैं, गारंटीड। ठीक है, नोट करिए फटाफट। क्लियर? चलो अब मैं आपको किसी एक कंपनी का वो दिखा देता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप में से जो लोग दिल्ली से हैं वो जानते होंगे बॉबी टिक्की वाला को। उन्होंने कोई विज्ञापन के पैसे नहीं दिए मुझे, ठीक है। देखो भाई, गूगल पर मैंने लिखा बॉबी टिक्की वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। इंडिया गाइड कह रहे हैं जी एमसीए में सीआईएन कैसे चेक करते हैं जरा दिखा दीजिए। हाँ, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा। लिस्टेड होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है, बस वो यू का एल हो जाता है। हाँ आओ जरा इधर देखो भाई, ये है भाई बॉबी टिक्की वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिख रहा है आपको? इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं भाई, ये रहा बॉबी टिक्की वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने के लिए मैं कोई भी कंपनी ले सकता था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने बॉबी टिक्की वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप देखो एक टिक्की वाले ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है, राइट। थॉट की बात है, थॉट की, और आज नहीं खोली है, बहुत पुरानी है। मैं दिखाता हूं आपको। देखो भाई, सबसे पहले ये यू है, इसका मतलब ये कंपनी कैसी है? अनलिस्टेड। क्लियर हो गई जी बात? उसके बाद 15400, ये इंडस्ट्री का कोड है, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री में है तो खाने वालों का कोड है 15400। उसके बाद ये देखो डीएल, डीएल मतलब कि ये कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, दिल्ली राज्य के अंदर, और 2008 बता रहा है कि 2008 में खुली है।
पीटीसी बता रहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 181316 जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। आराम से देख लीजिए, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इस प्रकार होता है। सबसे पहला अक्षर यू या एल, उसके बाद 5 डिजिट्स इंडस्ट्री का कोड के किस इंडस्ट्री में आप बिजनेस करते हैं। जतिन का प्रश्न है इंडस्ट्री कोड ऑल इंडिया के लिए सेम होता है? यस जतिन, इंडस्ट्री कोड ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। अगर आप सेम इंडस्ट्री दूसरे राज्य में भी ओपन करेंगे तो भी सेम मिलेगी आपको। राहुल भाई कह रहे हैं नो, नहीं नहीं, यस, इंडस्ट्री कोड ऑल इंडिया के लिए सेम होता है। इंडस्ट्री कोड केवल ये जो 5 अंक हैं ऑल इंडिया के लिए, मतलब वो बिजनेस कहीं भी करिए इंडस्ट्री कोड सेम रहेगा। ये समझ आ गई जी बात? चेक कर लीजिए, ये हटा रहा हूं मैं अपनी नोटिंग्स। राहुल महेश्वरी कह रहे हैं कैसे? अरे ऐसे कि ये जो 15400 है ये इंडस्ट्री का कोड है, एज इन कि ये वाली कंपनी जो खाने का काम करती है, फूड पॉइंट का काम करती है, जितनी भी फूड में काम करेंगी सबका 15400 होगा। जितने भी भारत में ये बॉबी जैसे जितने भी फूड वाले कंपनियां होंगी उन सबका 15400 जो है सेम रहेगा। स्टेट कोड अलग हो सकता है, करेक्ट बात है, स्टेट कोड तो अलग होगा ही होगा। ये जो डीएल है ये बदलता चला जाएगा सबका, लेकिन ये 15400 जो है वो उन कंपनियों का सेम रहेगा जो वही बिजनेस करती हैं जो बॉबी टिक्की वाला करता है। क्लियर हो गई जी बात? भाई एक बार यस टाइप कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, देखो देखो भाई, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, प्राइवेट कंपनी है, 24 जुलाई 2008 को खुली। आज ये कंपनी 13 साल 7 महीने 15 दिन पुरानी हो गई। आज ये कंपनी 13 साल 7 महीने 15 दिन पुरानी हो गई है। ठीक है, 13 साल 7 महीने 15 दिन। और इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, 50 लाख है, और पेड अप कैपिटल 1 लाख है। और ये इसके वो हैं, देखो भाई, डायरेक्टर, ये विनीता गुप्ता डायरेक्टर हैं, वीना गुप्ता डायरेक्टर हैं, सरिता गुप्ता डायरेक्टर हैं, नवीन गुप्ता डायरेक्टर हैं, प्रदीप गुप्ता डायरेक्टर हैं, ब्रजकिशोर गुप्ता डायरेक्टर हैं। ठीक है, क्या पता बॉबी टिक्की वालों की फैमिली से भी कोई क्लास देख रहा हो या भविष्य में देखे। ठीक है, तो मुझे क्षमा करें, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपकी कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, बाकी कोई मेरा अलग कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है भाई, तो ये 21 अंकों का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हम समझ गए। अब जरा वापस आ जाते हैं लिखने पर, हम इसको बंद कर देते हैं। यहां पर आ गए हम, कौन सा नंबर चल रहा था? पॉइंट नंबर 13 लिखेंगे अब हम। प्लीज राइट पॉइंट नंबर 13। ठीक है, मनीष भाई कह रहे हैं फैमिली बिजनेस, हाँ जो भी है। पॉइंट नंबर 13 पर आइए। पॉइंट नंबर 13, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन also contains PAN and TAN. PAN and TAN issued by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन तो आपको पता ही है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और
10 है टैक्स अकाउंट नंबर, यही तो होती है 10 की फुल फॉर्म। जैसे टीडीएस काटना हो ना किसी का, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इट शुड बी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी विनीत कह रहे हैं ये सुबह नहीं उठते अभी बॉबी टिक्की वाले क्लास लेने के लिए। राहुल कह रहे हैं एमसीए वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रयागराज कह रहे हैं नो टिक्की वाला इज हार्म ड्यूरिंग इज लेक्चर। डायरेक्टर के आगे का नंबर क्या है? द्रौपदी जी, डायरेक्टर के आगे का नंबर है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन बोलते हैं उसे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब देखो एक ओरल स्टेटमेंट सुन लो, हम लिख नहीं सकते उसको, हमारे मैटर की नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम आएगी। ये 2 नंबर है ना, जो पैन नंबर है वो तो कहाँ यूज होता है तुम्हें पता है, बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो पैन नंबर चाहिए, कंपनी कोई एसेट खरीदेगी तो पैन नंबर कोट करना होगा, कंपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरेगी तो पैन नंबर चाहिए होगा, वो तो तुम्हें पता है। जो 10 है वो कहाँ यूज होता है दोस्तों? इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में आप नहीं पढ़ते, टीडीएस करके कुछ होता है, तो जो टीडीएस काटता है उसके पास ये वाला नंबर होना कंपलसरी है। दोबारा सुन लीजिए, जो लोग टीडीएस काटते हैं, जो लोग टीडीएस काटते हैं, जिनका कटता है वो नहीं, जो लोग काटते हैं, जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगी तो टीडीएस डिडक्टर कौन है? ये कंपनी। तो उसको डिडक्ट करने से पहले ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। कंपनियों में बढ़िया अपना एक जगह रजिस्ट्रेशन कराया, उसी पे पैन नंबर आ गया, उसी पे टैन नंबर आ गया, नहीं तो ये दोनों जगह अगर आप अप्लाई करोगे तो पैन नंबर में 107 रुपए अलग लगेंगे, टैन नंबर में 65 रुपए लगते हैं, वो अलग अप्लाई करने में लगेंगे। पैन नंबर का अलग फॉर्म भरो, टैन नंबर का अलग फॉर्म भरो, फार्म भरने का चक्कर ही खत्म यार। पैन और टैन ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको। अब क्लियर हो गई? इज दैट ऑल राइट? पक्का क्लियर? ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कौन कौन से कागज जमा होंगे। संजू जी कह रहे हैं पेपर में अमेंडेड लॉ के बेसिस पर आंसर लिखना है जो स्टडी मटेरियल में लिखा है। आपका एग्जाम जब भी होगा उससे 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट आ चुके हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे आपका एग्जाम जून में है तो 1 दिसंबर से पहले पहले जो अमेंडमेंट आ गए वो आपको पढ़ने। अगर आपका एग्जाम मई में है तो फिर मई से 6 महीने कब पूरे हुए? नवंबर। तो 1 नवंबर से पहले जितने भी चेंजेस आ गए वो आपके कोर्स में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14, ऑल द डॉक्यूमेंट्स submitted at the time of incorporation, all documents submitted at the time of incorporation shall be kept preserved। मतलब जितने कागज हमने वहां जमा करे हैं उसे कंपनी भी संभाल के रखेगी। shall be kept preserved with the company till its dissolution। till its dissolution। जैसे कंपनी खुल जाती है तो हमें वो कागज की इंपॉर्टेंस नहीं लगती, हमें लगता है यार क्या करना है, वो कागज कहाँ है, फेंके पड़े रहते हैं, कंपनी तो खुल गई ना भाई। नहीं नहीं, ठीक है। पलक जी पूछ रही है अमेंडमेंट, अरे आप लोग जो मेरी क्लास पढ़ रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बत जो सिर्फ मेरी क्लास ही पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अमेंडमेंट अलग से नहीं पढ़े ना, आपको अमेंडमेंट उन लोगों को अलग से पढ़ना है जिन्होंने पिछला बैच लिया था और वो ये वाली क्लास नहीं लेना चाहते।
कोई अमेंडमेंट अलग से नहीं देखनी। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इनकॉर्पोरेशन के समय जमा करे थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के मरने तक आपको संभाल कर रखने हैं। क्लियर हो गई जी बात? चलिए 15वां पॉइंट। ऑल दी डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन submitted at the time of incorporation must be correct in all respect, full stop. If incorporation is obtained by submitting false particulars or fraudulently, NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल may issue following orders. NCLT may issue following orders. विजय पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट का क्लास ट्यूसडे थर्सडे 12 to 1:30 रखा हुआ है, लॉ का क्लास कैसे होगा? अभी तो उसमें इंटर का अदर लॉ चल रहा है ना। शंभू कह रहे हैं ऑडिट के ओनली 3 वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। वीडियो नंबर 4 कल हो तो रही थी 4th क्लास, वो एक बार माइक खराब, एक बार इंटरनेट चला गया, फिर पावर कट हो गया ठीक कर रहे हैं हम उसको। हाँ जी दोस्तों, ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट if incorporation is obtained by submitting false particulars or fraudulently NCLT may issue following orders. NCLT नीचे दिए गए orders issue कर सकती है। NCLT may issue following orders. तो क्या क्या ऑर्डर इशू कर सकती है? टू इशू रेगुलेशंस फॉर कंपनी मैनेजमेंट। अब ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, हो सकता है कि आपको ना समझ आए, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला टॉपिक नहीं है। आपने कंपनी खोली, सरासर झूठ इंफॉर्मेशन दे देकर, गलत बातें लिख लिख कर, धोखा करके तुमने अपनी कंपनी का जन्म तो करवा लिया। अब कंपनी तो खुल गई। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एक विशेष अदालत है कंपनियों के मामले में, अदालत कह रही है बेटा तूने कंपनी खोल तो ली, लेकिन तुझे चलाने नहीं दूंगी मैं, तेरी कंपनी वैसे चलेगी जैसे मैं आदेश करूंगी। तो देखो आप, टू इशू रेगुलेशंस फॉर कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी किस प्रकार से मैनेज करी जाएगी उसका आदेश नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देने लगेगी। पहला क्लियर हो गई बात। दूसरा लिखें आप, टू कन्वर्ट लिमिटेड लायबिलिटी इनटू अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई अदालत का मन है जितना गुस्सा अदालत को आ जाए हमारे ऊपर, टू कन्वर्ट लिमिटेड लायबिलिटी इनटू अनलिमिटेड लायबिलिटी, to convert limited liability into unlimited liability, to convert limited liability into unlimited liability। अब ये दूसरा बड़ा आसान है भाई, आपको याद होगा कि इतनी सारे लेक्चर्स से हम यही समझ रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर होता है
बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर होता है, ये बड़ा फायदेमंद फीचर होता है। लेकिन अगर आपकी अदालत आपसे आपकी गलतियों की वजह से नाराज है और वो ये फैसला सुना दे कि जितने मेंबर है इस कंपनी के उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, तो दोस्तों हो जाएगी, तो हम फंस जाएंगे। हमने भी तो कांड करा है, कंपनी खुलवाते वक्त सही सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, गलत इंफॉर्मेशन क्यों जमा करी आपने? ठीक है, तीसरा देखें, टू रिमूव द नेम ऑफ कंपनी from the register of registrar, from the register of registrar। राहुल कह रहे हैं जब एनसीएलटी को पता चलेगा तभी ये सब होगा। हाँ और क्या, मत पता लगने दो, तब तक काम चलता रहेगा। शालू जी कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जल्दी खत्म कर दो। हाँ, फाइनल का अदर लॉ पढ़ना है ना। टू रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, क्लियर? ये समझ आ गया। अब क्या है, रजिस्ट्रार किसे कहते हैं? जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेना। तो जैसे रजिस्ट्रार ने कंपनी को जन्म देकर उसकी एंट्री कर ली, उसकी एंट्री कटवाई भी तो जा सकती है। डी, टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर देना, ठीक है, क्लियर? दिगंबर कह रहे हैं आज का क्लास इंटर और फाइनल। मैं बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में लिख दूंगा अगर कोई ऐसी चीज होगी जो सिर्फ किसी एक में होगी। इनकॉर्पोरेशन दोनों में है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इनकॉर्पोरेशन केवल इंटर में है, लेकिन सीएमए के अंदर इनकॉर्पोरेशन जो है वो इंटर और फाइनल दोनों में है। टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी लिख दिया आपने। टू इशू एनी अदर ऑर्डर्स, to issue any other order as may be found necessary, as may be found necessary। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, an opportunity of being heard, an opportunity of being heard must be given by NCLT to all concerned parties, to all concerned parties before issuing any orders। दोस्तों सेक्शन नंबर 7 पूरा हुआ। अब आप आराम से अब पूछिए आपको क्या पूछना है। सेक्शन 7 पूरा हो गया। विजय कुमार कह रहे हैं नाम रिमूव होने पर एनसीएलटी पे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। क्यों भाई? पलक जी कह रही है जेआईजीएल। हाँ वही तो, अदर लॉज जो है ना जेआईजीएल में, छोटे छोटे बहुत सारे लॉज हैं, उनका एक स्लॉट रखना है। कंसर्न के बाद कंसर्न पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन बाय एनसीएलटी टू ऑल कंसर्न पार्टीज बिफोर इशूइंग एनी ऑर्डर। सेक्शन नंबर 7 यहां पूरा होता है। सेक्शन नंबर 7 इज डन। Section number 7 is done।
आज के सारे नोट्स एक बार शो कर दीजिए इफ पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट नंबर 8। क्या रजिस्टर से नाम हट जाना कंपनी का वाइंडिंग अप होना कहलाएगा? नहीं नहीं, नाम कट जाने को ना ऐसे समझो जैसे टेम्परेरी सस्पेंशन हो गया। हाँ जी, जतिन कह रहे हैं ये सारे कागज मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल भी है। कोई ऑप्शनल नहीं है। जो हमने लिस्ट लिखी थी आज के ये पेपर जमा करने हैं, माफ कीजिएगा कल लिखी थी, पिछली क्लास में लिखी थी, वो सब जमा करने हैं आपको। ठीक है, ऑल राइट। विजय कुमार कह रहे हैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाओगे? अरे वो जो ये वाला पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 9 10A, 2 सेक्शन के बाद फिर कई सवाल हैं, लगभग 13 प्रश्न है। चलिए भाई, तो देखिए भाई, यहां से आज हमने लिखना शुरू करा था। फटाफट आप पलक जी कह रही हैं घर वालों को छोड़ के बाकी सब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते हैं, बस घर वाले नहीं देते। 8वां पॉइंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जिशान भाई पॉइंट नंबर 8 दिख गया? देखो, हाँ प्रियंका, वो थोड़ा करेक्शन करके दोबारा जुड़ जाता है नाम। क्लियर, 8वां पॉइंट हो गया। अब 9th पॉइंट देखिए भाई, 9th पॉइंट देख लीजिए। अब नंदिनी, इससे ऊपर वाले 2 पॉइंट नहीं दिखाए जा सकते, सिर्फ आज की क्लास में आप लोगों को दिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 9 एड्रेस प्रूफ, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 एंड 11 दोनों दिख रहे हैं इस समय। पॉइंट नंबर 10 एंड 11, पॉइंट नंबर 10 एंड 11, पॉइंट नंबर 10 एंड 11 लिख लिया। फिर देखो 12 जो है थोड़ा बड़ा पॉइंट है, फटाफट लिखो। पॉइंट नंबर 12 दिख रहा होगा इस समय, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 का पार्ट 3 4 5, 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 पॉइंट नंबर 12 का पार्ट 6 और पॉइंट 13। हाँ जी दोस्तों, नहीं पलक आज नहीं है। क्लियर हो गई जी बात? पॉइंट नंबर 14 देखिए, पॉइंट नंबर 14, मतलब कि एनसीएलटी का दिल तोड़ेंगे तो समस्या का सामना करना होगा। यस यस, नंदिनी कह रही है जी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे सारे सारे, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि टाइम स्लॉट नहीं बन पा रहे। अब जैसे ये सीएस में देखो, सेटिंग अप जेआईजीएल कराना है, फाइनल का अदर लॉ कराना है, और एक वो 12:30 बजे वाले ऑडिट का स्लॉट। तो मैं थोड़ा, देखिए जो 6 बजे कंपनी लॉ होता है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका 11:15 बजे अदर लॉ होता है वो सही है, और 9 बजे जीएसटी है वो सही है। बाकी जो भी चीज़ नहीं हो पा रही आजकल, आप मुझे, मैंने कल भी पूरा शेड्यूल बनाने का प्रयास करा, प्रोबेबली आज मैं फाइनलाइज कर दूंगा। तो आप लोगों को जो जो भी नहीं मिल पा रहा मेरी तरफ से, वो सब कुछ जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। बस आप चिंता मत करिएगा, आप में से कोई भी कि अरे ये नहीं हुआ आप कैसे होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 15, क्लियर हो गई जी बात?
15वें के बाद 15वें में ए बी सी डी ई, 15वें पॉइंट का ए बी सी डी ई। सेवन 30 तो को शेड्यूल कीजिए। 7:30 to 9 ना कुछ और होता है स्टूडियो में, ये थोड़ा सा समस्या है। हाँ जी, 16वां पॉइंट, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर हो गई जी बात? तो चलिए बधाई आप सबको। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 9। तो सर 7 के बाद तो 8 आना चाहिए, तो ऐसा तो 3 के बाद भी 4 5 6 कहां करे हमने? दोस्तों इनकॉर्पोरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड जो सेक्शन नंबर थे वो थे 3, 3A, 7, 9 और 10A, जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए लिखना शुरू करें। अब हेडिंग डालेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 का नाम है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। Once the certificate of incorporation is issued, once the certificate of incorporation is issued, एक बार अगर certificate of incorporation issue हो गया, कॉमा, तो फिर क्या माना जाएगा? It marks the beginning of, ये माना जाएगा कि बिगिनिंग हो गई किसकी? बिगिनिंग ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, फुल स्टॉप। पॉइंट 2, अपॉन इनकॉर्पोरेशन, कॉमा, कंपनी is said to possess separate legal identity and perpetual succession. Full stop. Effect of registration. हाँ जी दोस्तों, एसपीएम बीवीएम का मेरे को आई एम सॉरी याद नहीं कि क्या समय है। सारे सब्जेक्ट्स का लाइव का टेबल दोबारा से रिलीज करवा देता हूं मैं। सेक्शन 9 डन, इतना सही सेक्शन है बस। एक बार यदि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो समझ लीजिए कि एक नए प्राणी का जन्म हो गया, एक नए जीव ने जन्म ले लिया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के बाद कंपनी का वो जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है और परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है। कंपनी जन्म लेते ही अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, कंपनी के जो फीचर्स आपने पढ़े होंगे, कंपनी के जो एडवांटेजेस आपने पढ़े होंगे, वो सब शुरू हो जाते हैं द मोमेंट कंपनी टेक्स बर्थ। दिस इज सेक्शन नंबर 9, दैट्स इज डन। हाँ जी दोस्तों, सो अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 10A। सेक्शन नंबर 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेक्शन नंबर 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
अब ये देखिए क्या है, पॉइंट 1 में मार्क्स लिखा है। हाँ, मार्क्स, इट मार्क्स मतलब निशानी। सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब समझिए। अगर आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवा लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद आप ये सोचें कि आज मेरी कंपनी जो है खुल गई और मैं कल से अपना बिजनेस शुरू कर लूं, तो सरकार कहती है बेटा देखो ऐसा है, बिजनेस शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी तरफ से 2 फॉर्मेलिटीज हैं, जरा उनको पूरी कर दो। दोस्तों, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि हमारी कंपनी के जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स होंगे वो इतने इतने रुपए के शेयर खरीदेंगे। हम जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा होता है स्पाइस प्लस, उसके अंदर ये लिखते हैं कि हमारी कंपनी में ये 7 शेयर होल्डर्स हैं और ये लोग इतने इतने रुपए के शेयर्स जो हैं वो खरीदेंगे। तो उन लोगों ने उतने रुपए कंपनी को दिए कि नहीं दिए, ये कौन बताएगा? इस बात की डिक्लेरेशन हमें जमा करनी पड़ती है। सरकार कहती है बिजनेस बेटा उसके बाद शुरू होगा। सरकार कहती है कि आपने कंपनी खोल ली वो अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया अच्छी बात है, बैंक खाता खुलवाइए आप, और उस बैंक खाते में उन शेयर होल्डर से कहिए कि जिन बदमाशों ने तुमने लिखा था ना पैसे देंगे पैसे देंगे पैसे देंगे, लाओ पैसे दो। ये एक बड़ी बात है, समझे सर आप? मेरी बात दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा। आज आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 रस्में हैं, केवल 2 रस्में मेरे पास यहां लिखी हैं। उन 2 रस्मों को निभाने के बाद ही आप प्रॉपरली बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। तो वो क्या है प्रॉपरली बिजनेस प्रारंभ शुरू करने से पहले की 2 शर्तें? आइए उनको लिखते हैं। और अगर आपने वो शर्तें नहीं निभाई तो एक बड़ी पेनल्टी भी है 50,000 रुपए की। ठीक है, आइए। यस प्लीज, सेक्शन नंबर 10A, पॉइंट नंबर 1, certificate of incorporation is a signal of registration and not commencement of business. Certificate of incorporation is a signal of registration and not commencement of business. Commencement of business and performing borrowing powers commencement of business and performing borrowing powers can be done only after following 2 formalities. A, payment by subscribers for the shares subscribed payment by subscribers for the shares subscribed, and B, acquiring a registered office for the company. ये दोनों काम आप जब तक नहीं कर लेते
तब तक आप अपनी कंपनी में व्यापार शुरू नहीं कर सकते, आप कंपनी में कोई लोन नहीं ले सकते। ये वाली शर्तें पूरी करना कंपलसरी है। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई आगे नहीं बढ़ा जा सकता। थैंक यू अकील भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। पेमेंट बाय सब्सक्राइबर फॉर द शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड एक्वायरिंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द कंपनी। ये समझ गए आप, ये काम कर लेना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है। ठीक, अच्छा आपने ये काम कर लिए, ये सरकार को कौन बताएगा? हम खुद जाकर बताएंगे, सरकार हमने ये काम कर लिए, सरकार हमारे शेयर होल्डर ने हमें पैसे दे दिए, सरकार हमने हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया। ये बताने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपने जमा करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म registrar of companies, company must inform registrar of companies about completion of these formalities in the following forms. In the following forms. तो कंपनी मस्ट इन्फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अबाउट कंप्लीशन ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखिए ए, पहला जो हमारा फॉर्म है वो है INC 20A फॉर एविडेंस ऑफ पेमेंट by subscribers to be filed within 180 days from incorporation. B, INC 22 for evidence of registration, registered office to be filed within 30 days of incorporation. नंदिनी कह रही है जी सेकंड पॉइंट वो अभी बताते हैं। हाउ मेनी डेज तो वो हो गया, कितना पेपर वर्क है। हाँ सही बात है, पेपर वर्क तो बहुत सारा है, इसको लिख लीजिए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 जो आप नंदिनी पूछ रही है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज आपने ना बिजनेस शुरू करना है। तो बिना पैसों के कैसे शुरू होगा बिजनेस? जब आपने कंपनी ओपन करने का फॉर्म भरा था तो आपने अपनी कैपिटल डिक्लेयर करी थी उसमें कि इतने रुपए की कैपिटल हमारी है। तो जिन लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं, जिन लोगों ने कंपनी खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया है, उनसे चेक तो ले लो। उससे पहले आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, उससे पहले आप किसी से लोन नहीं ले सकते। जिसने शेयर खरीदे वो तो बदमाश पैसे दे नहीं रहा, अपने बैंक से जाके लोन ले लोगे आप, गलत है ना। तो बिजनेस का कमेंसमेंट मत करो जब तक ये दो काम ना हो जाए। और इन दो कामों के बारे में रजिस्ट्रार को बताओ
शेयर क्या पैसा आ चुका कंपनी के पास, ये कंपनी खोलने के 180 दिन में बता दो। और दूसरी बात कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया, ये 30 दिन के अंदर बता दो। ये है। क्लियर हो गई जी बात? समझ आ गया अच्छे तरीके से? हाँ करण भाई, ये दोनों कंपनियों के लिए, पब्लिक हो या प्राइवेट, कैसी भी कंपनी हो, ये फॉर्म INC20A सबको जमा करना होता है। बैंक खाता नहीं खोलते INC20A के बिना। चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए। If these formalities are not completed, if these formalities are not completed, and business is commenced, or borrowing powers are exercised, दोनों में से कुछ भी काम कर लिया लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, कॉमा, इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ए, कंपनी विल पे, कंपनी के ऊपर कितने रुपए का फाइन लग सकता है? 50,000 रुपए का। बी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल पे ₹1,000 पर डे, subject to maximum of ₹1 lakh। हाँ जी दोस्तों, देखिए ये फाइन है, ये फॉर्म जमा करने की फीस नहीं है, ये पेनल्टी फॉर्म जमा करने पर, फॉर्म जमा ही नहीं करा तब है। देखिए आपको नियम समझना होगा, बिजनेस बाद में शुरू करना है, बोरोइंग पावर बाद में एक्सरसाइज करनी है, पहले ये फार्म भरने हैं। मान लो 2 साल हो गए आज तक हमने ये वाले फार्म जमा ही नहीं करे, 20A और 22, INC22 और INC20A हमने नहीं जमा करे, तो हमने बिजनेस भी शुरू नहीं करा, तो हमने बोरोइंग पावर भी इस्तेमाल नहीं करी, तो ठीक है। लेकिन अगर ये 2 फॉर्म जमा नहीं करे और बिजनेस शुरू कर दिया, ये पाप है। मेरी बात समझिए दोनों में प्लीज। नहीं जतिन, फाइन और पेनल्टी में कोई फर्क नहीं अपने यहां, तो वैसे इंग्लिश लिटरेचर में तो फर्क होता होगा, हमारे यहां सेम है फाइन और पेनल्टी। मेरी बात ध्यान से समझिए प्लीज, कभी कंफ्यूजन हो जाए। अगर आपका कंपनी ने 2 साल हो गए बिजनेस ही शुरू नहीं करा, इसलिए हमने ये 2 फॉर्म जमा नहीं करे, तो सिर्फ जो फॉर्म लेट जमा होगा उसकी लेट फीस लगेगी, केवल फॉर्म लेट जमा करने की। ये नहीं लगेगा ये 50,000, 1 लाख, खतरनाक। ये अपराध की सजा है। अपराध मतलब सरकार आपसे कह रही बेटा बिजनेस मत शुरू करना, पहले INC20A जमा करो। हम कह रहे हाँ कर देंगे ना जमा, बिजनेस पहले शुरू कर लिया, 20A जमा नहीं करा, ये गड़बड़ है। समझे आप सर? क्लियर हो गई जी बात? तो ये लिखिए, समझ आ गया जी? क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा, करण ने जो सवाल पूछा था उससे रिलेटेड है ये। सेक्शन 10A मतलब जो पढ़ रहे हैं इस समय वो वाला, रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। does not apply on company limited by guarantee। क्योंकि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, जिसमें शेयर है ही नहीं, तो वो कंपनी क्या ले लेगी लोगों से पैसे। विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। ये ध्यान से समझिए प्लीज, ये जो वर्तमान में प्रेजेंटली हम सेक्शन पढ़ रहे थे, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन में ये लिखा है कि शेयर होल्डर से शेयर के पैसे लो। अगर हमारी कंपनी में शेयर ही नहीं है तो शेयर के पैसे कहां से ले लूं, ये बात है। क्लियर हो गई जी बात? ये जो ऊपर पिछले पॉइंट में पेनल्टी लिखी है ना, मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, उसका मतलब समझे आप? 1000 रुपए आज का फाइन, 1000 रुपए कल का फाइन, 1000 रुपए परसों का फाइन, ऐसे रोज 1000 जुड़ता जाएगा। जुड़ते 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 1 लाख हो गया, फिर और जुड़ता जाएगा ना। 1 लाख से ऊपर नहीं जुड़ेगा, बस 1 लाख तक मैक्सिमम। सेक्शन 10A खत्म। हाँ हाँ, बिजनेस तो कमेंस कर ही सकते हैं लिमिटेड बाय गारंटी में। क्लियर हो गई जी बात? सब लोग फटाफट यस टाइप करिए, इतना समझ आ गया। सुनील कह रहे हैं जी, पेनल्टी टू ऑफिसर फ्रॉम विच डे टू विच डे। फ्रॉम मतलब जिस दिन जमा करना चाहिए था, 180 दिन खत्म, 181 डे से चालू पेनल्टी। और टू, जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक। फटाफट यस टाइप करिए, फटाफट यस टाइप कर दीजिए। हाँ जी, भूपेन कह रहे हैं जी INC 22 तो लगेगा कंपनी बाई गारंटी। INC 22 तो लगेगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन भूपेन अलग से है। अभी आप पढ़ोगे सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, तो सेक्शन 12 में लिखा है कि हर कंपनी अपने ऑफिस लेने के बाद हमें बताए, वहां पर भी 22 फॉर्म जमा होता है, तो वो वहां के नियम के अनुसार 22 जमा करना होता है। ये वाला चक्कर कि जब तक 22 नहीं जमा करोगे बिजनेस नहीं शुरू होगा, ये नहीं है। मान लो तुम्हारी कंपनी गारंटी वाली है, ठीक है, आज तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया, कल से बिजनेस चालू कर दो। INC 22 में तो 30 दिन मिलते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि जब तक INC 22 नहीं जमा होगा तब तक आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, ये झंझट नहीं है गारंटी कंपनी में। क्लियर है ना? हाँ जी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट करके एक डेफिनेशन आएगी। जो 95 डेफिनेशन की लिस्ट आपने देखी है, उसमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट करके एक डेफिनेशन है, वो करेंगे अभी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसे कहते हैं? वैसे तो आप समझ सकते हैं कि भाई कंपनी में इतने सारे डायरेक्टर हैं, कोई हर आदमी गलत थोड़ी है। जिस गलती की बात चल रही है वो किसकी गलती की वजह से हुआ, सिर्फ उसको फाइन लगेगा, ना कि सारे डायरेक्टर्स को। ठीक है, चलिए भाई, अब एक हेडिंग लिखनी है, प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट।
प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? हेडिंग डाल दीजिए, प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। उज्जवल पूछ रहे हैं अगर हम लोग कोई डिफॉल्ट पर्पसली करते हैं देन पेनल्टी लगता है, और अगर कोई डिफॉल्ट पर्पसली नहीं करता तो फाइन लगता है। हाँ, हो सकता है भाई ये डिफरेंस हो। क्लियर हो गई जी बात? आइए, प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आइए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नाम से ही आपको इस बात का ज्ञान हो रहा होगा कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जो कंपनी खुलने के पहले के हैं। भाई कंपनी खुलने से पहले कई खर्चे होते हैं, आपको बताऊं। कंपनी खुलने से पहले का ये खर्चा है कि इनकॉर्पोरेशन करने से पहले जो नेम एप्लीकेशन जाती है उसमें 1,000 रुपए का फीस लगता है। फिर उसके बाद अप्लाई करने में 2-4 हजार रुपए की सरकारी फीस है। फिर उसके बाद वो प्रोफेशनल को भी फीस जाती है जिसने कंपनी खोलने में आपकी मदद करी, वो सीए, वो सीएस, वो सीएमए या वो एडवोकेट साहब। भाई कंपनी खोलने का काम माना मैंने आज की डेट में कम रुपयों में हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप सोचिए ईमानदारी से, ये पैसे किसने खर्च करे? उस प्रमोटर ने जिसने कंपनी को जन्म दिया, उस प्रमोटर ने जिसने कंपनी के लिए ये सब कुछ किया। अब जब कंपनी खुल गई तो आप कहते हो कंपनी अलग है, उसकी इनकम एक्सपेंस अलग है, उसकी एसेट लायबिलिटी अलग है, और कंपनी चलाने वालों की अलग है। यार जब अलग ही है तो प्रमोटर के वो 25,000 वापस करो जो खर्च हो गए थे इनकॉर्पोरेशन करने में, है ना भाई? बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, बड़ा कीमती टॉपिक चल रहा है इस समय। भाई अगर आज कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद हम ये दावा करते हैं कि कंपनी तो अलग है और कंपनी को चलाने वाले अलग हैं, इसकी इनकम एक्सपेंस अलग है, इनके इनकम एक्सपेंस अलग है, तो फिर प्रमोटर की पर्सनल पॉकेट से जो खर्चे हुए कंपनी को जन्म देने में, वो कंपनी से कहो बेटा कंपनी तू पैदा हो गई, ला हमारे पैसे वापस कर, तेरे जन्म में जो खर्चा हुआ ला हमें पैसे हमारे वापस कर दे। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में ऑफिस का एड्रेस पूछा गया, तो मान लो फर्नीचर खरीदना पड़ा, स्टैम्प पेपर खरीदने पड़े, स्टेशनरी खरीदनी पड़ी, कितने खर्चे हुए भाई? बहुत खर्चे हुए। तो आप मुझे बताइए उनका क्या होगा? वो खर्चे प्रमोटर ने कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये खर्चे उन्होंने नेकी कर दरिया में डाल इस नियम से करे? खर्चा हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, कंपनी के लिए जिंदगी कुर्बान, इस कॉन्सेप्ट से करे थे? या फिर ध्यान से सुनिएगा, या फिर हमने ये सोचकर करे थे कि जब कंपनी का जन्म हो जाएगा तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे? तो आइए देखते हैं क्या होगा ऐसे खर्चों का या ऐसे अग्रीमेंट्स का जो प्रमोटर्स ने कंपनी खुलने से पहले ही कर लिए होते हैं। देखिए पॉइंट 1, एज पर सेक्शन 9 company acquires a separate legal identity. Company acquires a separate legal identity only after incorporation. Only after incorporation. And not before. अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सेक्शन 9 पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि सेक्शन 9 के मुताबिक
कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एक्वायर तो करती है, लेकिन वो एक्विजिशन होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का अलग अस्तित्व नहीं होता। पॉइंट 2, if some expenses are incurred whether in cash or credit, if some expenses are incurred whether in cash or in credit by promoter during the process of incorporation, comma, they are called preliminary or pre-incorporation contracts. फुल स्टॉप। इनको हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई बात? कौन लायबिल होगा वो अभी बता रहा हूं, पहले थोड़ा नामकरण करा हमने। इफ सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड वेदर इन कैश और क्रेडिट by promoter during the process of incorporation, they are called preliminary or pre-incorporation contract. ठीक? Although these expenses are done for the sole purpose of company, although these expenses are done for sole purpose of company, वैसे तो ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए करे गए हैं। Although these expenses are done for the sole purpose of company, yet company cannot be held liable for a contract or transaction which took place at a time when company was not at all in existence. बहुत ध्यान से सुनिए। Although these expenses are done for the sole purpose of company, yet company cannot be held liable for a contract or transaction which took place at a time when company was not at all in existence. अरे जिस समय कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ था, उस डेट की ट्रांजैक्शन का बिल जनरल एंट्री में पास कैसे करोगे आप? टैली में, टैली छोड़िए, एसएपी में, ओरेकल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में। आप समझे कमाल की बात क्या है भाई? अगर आप ट्रांजैक्शन की डेट देखो तो जितने खर्चे प्रमोटर महोदय ने करे वो कंपनी के जन्म की तारीख से पहले के हैं।
तो डेट ऑफ बर्थ से पहले के जो क्या कहते हैं खर्चे हैं, अगर मान लो कंपनी कहे कोई बात नहीं यार मैं पे कर देती हूं, मेरा प्रमोटर मेरा प्यारा, तूने मुझे जन्म दिया, ले मैं तेरे खर्चे चुका देती हूं, तो क्या आप उस डेट की एंट्री कर सकते हैं जिस डेट में कंपनी नहीं थी? समझने की कोशिश करिए, मैं कोई केवल एक अकाउंटिंग डिफिकल्टी नहीं बता रहा, कानूनन डिफिकल्टी भी है। उस डेट के खर्चे जिस डेट पे हम थे ही नहीं, कैसे भला पे हो सकते हैं? समझे सर आप? क्लियर हुई बात ये? क्लियर? पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4, so company cannot be held liable for payment of pre-incorporation contracts। ठीक, 5वां पॉइंट, however प्रियंका कह रही है जब कंपनी लायबल नहीं होगी तो प्रमोटर का तो नुकसान हो गया। हाँ, तो जो नुकसान हो गया वो इधर रेड कलर से लिख रहे हैं हम। देखो 5वें पॉइंट में अपन कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे प्रमोटर के आंसू कम हो जाएंगे, जिससे प्रमोटर को क्या कहते हैं नुकसान नहीं होने देंगे। प्रमोटर से कहेंगे भाई तूने हमारी कंपनी के लिए इतना करा, जा तू भी क्या याद रखेगा, एक रास्ता निकालते हैं हम तेरा फायदा करवाने का। हम पिछले पॉइंट में लिख चुके हैं कि कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी लायबल नहीं है। इससे तो दुख पहुंचा, दिल को दर्द हुआ, किसके? प्रमोटर के। कह रहा मेरे तो पैसे लग गए, मैं क्या करूं? तो उसका एक प्यारा सा रास्ता निकालते हैं, प्रमोटर को नुकसान नहीं होने देंगे। आइए देखिएगा। However, there are two ways by which company can compensate promoter. Full stop. Either of these two can be adopted. Either of these two ways can be adopted. इनमें से कोई भी एक रास्ता आप अपना सकते हैं। दोनों अपना लो, आधा खर्चा इस रास्ते से निपटा दो, आधा खर्चा उस रास्ते से निपटा दो। आइए देखते हैं। पहला, कंपनी कैन मेक पेमेंट not to outside parties but to promoters in the name of reimbursement when claimed by promoters upon incorporation। भाई पहला रास्ता क्या है? अच्छा, एक बात तो लिखी नहीं, it is important to note that articles of association
must allow such reimbursement. ध्यान से देखिए आप, नंदिनी अच्छी बात कह रही हैं। नंदिनी कह रही हैं कि प्रमोटर ने जो खर्चे करे वो तो भाई अपनी मर्जी से करे ना, कंपनी खुद थोड़ी कह रही थी मुझे पैदा करो। वो बात सही है, लेकिन देखिए भाई यहां पर पहला रास्ता क्या है कि कंपनी अपने जन्म से पहले की डेट के जो बिल्स हैं उनकी पेमेंट तो कर नहीं सकती, तो उसका मत करवाओ। प्रमोटर से कहो बेटा तू बिल बना कंपनी के नाम, उस बिल में लिख मैंने इतने खर्चे कंपनी के जन्म के लिए करे थे, वो आज की डेट का बिल बनेगा, तो हम प्रमोटर को पेमेंट कर देंगे और प्रमोटर ने बाहर जो पेमेंट करी होगी। अब ऐसे घुमा लो वैसे घुमा लो, बात बराबर है, मतलब प्रमोटर को नुकसान नहीं हुआ, तो ये तो अलाउड है। ठीक है, दूसरा एक रास्ता है, मैं पढ़ देता हूं। कंपनी कैन मेक पेमेंट नॉट टू आउटसाइड पार्टीज बट टू प्रमोटर्स इन द नेम ऑफ रीइंबर्समेंट when claimed by promoters upon incorporation. ठीक है, it is important to note that articles of association must allow such reimbursement. articles क्या होता है वो अभी पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। however there are two ways by which company can compensate promoter, either of these two ways can be adopted. तो अब दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा रास्ता क्या है। as company cannot pay to creditors for bills and contracts dated prior to incorporation, comma, creditors and company can have a fresh contract of current date after cancelling previous bill या contract, full stop. If fresh contract is made, comma, company can pay to creditors. कंपनी कैन पे टू क्रेडिटर्स। हाँ जी दोस्तों, ये लाइन नोट करिए, ये अंतिम लाइन है, इसके बाद ये वाली हेडिंग खत्म हो गई। इनकॉर्पोरेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो पूरा हो गया, बचे हुए सेक्शन हमें अगली मुलाकात में करने हैं। सेक्शन 3, 4, 5, 6, फिर 8, फिर उसके बाद 10 और बाद वाले जितने हैं वो सब इशू रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉपर प्रोसेस है दैट इज डन। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता समझने के लिए झगड़ा याद करो। पहले क्या था? झगड़ा ये था कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चों के जो इनवॉइसेस हैं वो पहले की डेट के हैं, अगर वो कोई अग्रीमेंट्स हैं तो वो पुरानी डेट के हैं, तो उनको कैंसिल कर दो ना। If the company is ready and the creditor is also ready to enter into a fresh contract and they are ready to cancel their previous bills, so what is wrong in that, right? आज की डेट में जो है वो होना चाहिए। क्लियर हो गई जी बात? आराम से देख लीजिए। As company cannot pay to creditors for bills and contracts dated prior to incorporation, creditors and company can have a fresh contract of current date after cancelling previous bill or contract.
इफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंपनी कैन पे टू क्रेडिटर्स। क्लियर हो गई जी बात। तो दोस्तों अब ये याद रखिएगा कि हमने इनकॉर्पोरेशन को लेकर जो मेन प्रोसेस है वो कर लिया है। जितना हमने पढ़ लिया है उस पर कुल मिलाकर 13 प्रश्न मेरे पास हैं जो कल की क्लास में हम देखेंगे। ये 13 बिल्स, वो बिल्स कह रहा हूं, 13 क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम मेमोरेंडम पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर कुल मिलाकर 55 प्रश्न हैं। फिर हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अभिजीत भाई का एक सवाल अच्छा है, वो कह रहे हैं जी व्हाट अबाउट बोर्ड अप्रूवल फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अलाउइंग समथिंग, board approval is only to be done to decide the payment of the expenses. They have to be paid if the article says so to make the payment. राहुल कह रहे हैं ऐसे तो 10 रुपए खर्चा होगा पर 20 रुपए शो करेंगे, और वो उन लोगों का अपना नुकसान है ना अगर कंपनी में ऐसा करेंगे तो। हाँ जी दोस्तों, जी आसिफ, ए वाला पॉइंट देख लीजिए, कुछ लोगों का रह गया शायद ए वाला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंशुमान, क्वेश्चन का पीडीएफ और ये सब कुछ जो लिटरेचर है वो हमारा वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।